देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब मैंने नई नई टैक्सी ली थी। वैसे तो मैं एक अरसे से टैक्सी चला रहा था, पर खुद की टैक्सी के लिए पैसे जोड़ते जोड़ते काफ़ी लंबा वक्त बीत गया। अब जब मैंने खुद की टैक्सी ले ही ली थी तो मैं कुछ ज़्यादा ही काम करने लगा था। अक्सर घर लौटते लौटते काफ़ी रात हो जाती थी और ऐसे ही एक रात जब मैं घर लौट रहा था तब संजोग से रास्ते में दिलीप मिल गया। फिर मैंने टैक्सी रोककर दिलीप से पूछा, अरे भाई इतनी रात के तू यहाँ कैसे? तो दिलीप ने कहा, यार अभी अभी उमेश यहाँ पर छोड़ गया है, उसे गोकुल जाना था। ये सुनते ही मैंने बोला, चल बैठ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ घर तक। फिर दिलीप टैक्सी में बैठ गया और मैंने भी टैक्सी आगे बढ़ा ली। अभी हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते हुए आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी दिलीप ने कहा, अरे भाई वो देख क्या आइटम है यार। अभी मैं टैक्सी आगे ले ही जा रहा था कि तभी वो लेडी जिसे दिलीप आइटम बोल रहा था उसने टैक्सी रोकने का इशारा किया। मैंने भी टैक्सी धीमे करते हुए टैक्सी रोक दी। टैक्सी के रुकते वो लेडी बोली, आप मुझे घिटौनी सेक्टर 3 तक छोड़ देंगे? वैसे तो मुझे और सवारी नहीं चाहिए थी, पर उस वक्त मुझे लगा कि उस लेडी को यहीं छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा, लिहाजा मैंने उस लेडी को ले जाने के लिए हाँ बोल दिया। फिर वो लेडी टैक्सी में बैठ गई और मैंने भी टैक्सी घिटौनी सेक्टर 3 की तरफ घुमा ली। अभी मैं रास्ते से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी दिलीप की सांसें एकदम तेज हो गई। वो अचानक ही इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो ठीक से बोल तक नहीं पा रहा था। उसके सर से बहते पसीने से साफ था कि मामला पेचीदा है। मैंने फौरन ही टैक्सी रोकी और दिलीप को पानी का बोतल थमाते बोला, अरे तू इतना घबराया क्यों है, क्या हुआ तुझे? दिलीप मेरी बात का जवाब तो देना चाहता था पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि कहीं दिलीप की हालत और न बिगड़ जाए। ये सोचकर मैंने गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली, जिस पर पीछे बैठी उस लेडी ने कहा, भैया ये कहाँ टैक्सी ले जा रहे हो? तभी मैंने कहा कि मेरे दोस्त की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है, इसलिए मैंने टैक्सी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली है। आप चिंता मत करो, मैं आपको आपके घर सही सलामत छोड़ दूंगा। मेरे इतना कहते ही उस लेडी ने कहा, आपका दोस्त तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, फिर आप इसे हॉस्पिटल क्यों ले जाना चाहते हैं? इससे पहले मैं कुछ बोलता कि तभी दिलीप बोला, अरे तूने गाड़ी किधर मोड़ दी है? दिलीप के इतना कहते ही मैंने कहा, तू ठीक तो है ना? अभी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जिस पर दिलीप ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर मैंने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर टैक्सी घिटौनी सेक्टर 3 की तरफ मोड़ ली। अब तक रात के 1 बज चुके थे। रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी और जब हम घिटौनी सेक्टर 3 पहुंचे तो जिस जगह उस लेडी ने मुझे टैक्सी रोकने को कहा वहां सिर्फ एक ही घर था। आसपास भी घर थे पर वो उस घर से काफ़ी हटके थे। यहाँ तक कि उस घर के आसपास कोई पेड़ भी नहीं था, जबकि घिटौनी का पूरा एरिया बेहद हरा भरा था। फिर जब वो लेडी टैक्सी से नीचे उतरी तो उसने अपना पर्स टटोलते हुए कहा, भैया आप ज़रा रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये बोलकर उस घर में चली गई और मैं दिलीप के साथ टैक्सी में उस लेडी के आने का वेट करने लगा। फिर तकरीबन 10 मिनट बीत जाने के बाद वो नहीं लौटी तो मैं टैक्सी से नीचे उतरा और मेरे टैक्सी से उतरते ही दिलीप भी उतर गया, जिस पर मैंने उसे रोकते हुए बोला, तू टैक्सी में यहीं रोक, मैं उससे भाड़ा लेकर आता हूँ। पर वो नहीं माना क्योंकि शायद उसे अकेले डर लग रहा था। फिर जब मैं दिलीप के साथ उस घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने दरवाजा खटखटाते हुए बोला, मैडम जी काफ़ी लेट हो रहा है, ज़रा जल्दी करें। पर मेरे कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जिस पर मैं सोच में पड़ गया कि वो लेडी भाड़ा देने के मूड में है भी या फिर नहीं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अंदर से आवाज़ आई, आप दोनों अंदर आ जाओ। वो आवाज़ के सुनते ही जहाँ दिलीप एकदम से अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गया, इससे पहले मैं दिलीप को रोकता कि वो घर के अंदर चला गया और मजबूरन मुझे भी उस घर के अंदर जाना पड़ा। और जब मैं अंदर पहुंचा तो दिलीप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी निगाहें अभी दिलीप को ही ढूंढ रही थी कि तभी एक रूम का दरवाज़ा खुला और उस रूम से वही लेडी बाहर निकली जो अभी अभी मेरी टैक्सी में आई थी। इससे पहले मैं कुछ कहता कि उस लेडी ने मेरे हाथ में टैक्सी का भाड़ा थमाते हुए कहा, ये लो भैया अपना भाड़ा। मैं भाड़ा अपने पॉकेट में रखता हुआ उस लेडी से बोला, मैडम जी वो मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही अंदर आया था पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी इस बात पर वो लेडी चौंकती बोली, कौन, वो जो तुम्हारे साथ था? मैंने हाँ बोलते हुए कहा, जी जी वही। जिस पर वो मैडम बोली, मैंने अंदर आते हुए तो नहीं देखा,
अभी मैं आगे बोलने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र फर्श पर पड़ी घड़ी पर गई, जिसके अगल बगल खून फैला हुआ था और मेरे लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि वो घड़ी किसी और की नहीं बल्कि दिलीप की ही थी। मतलब कि अब मेरी जान भी शायद खतरे में थी और मुझे अब किसी तरह इस घर से बाहर निकलना था। मैंने अपने आप को नॉर्मल रखते हुए बोला, हाँ वो याद आया, वो तो आते ही बाहर चला गया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर मैं अपनी निगाहें नीचे के दरवाजे की तरफ पलटा। मैं जैसे दरवाजे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब वो दरवाज़ा वहाँ पर है ही नहीं जिससे मैं अंदर आया था। दरवाजे को वहाँ ना पाकर अब मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे, पर मैं डर को छुपाने की झूठी कोशिश कर रहा था। अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर उस लेडी का सामना करूं। कुछ देर वैसे चुपचाप खड़े रहने के बाद जब मुझे लगा कि अब मेरे पीछे वो लेडी नहीं है तो मैं धीरे से पीछे पलटा तो मैंने पाया कि सच में वो लेडी है ही नहीं। उस लेडी को आसपास न देखकर थोड़ी राहत तो मिली थी, पर मुसीबत अभी तो बस शुरू ही हुई थी। मुझे कैसे भी करके इस घर से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना था। और जब मेरी नज़र एक खिड़की पर गई तो मैं दौड़कर उस खिड़की के पास गया, पर जब मैंने उस खिड़की से बाहर देखा तो मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए। दरअसल उस खिड़की के बाहर बहुत सारी टैक्सियां और ऑटो लगी थी, जिसमें बहुत सारे ड्राइवर किसी पत्थर की तरह जमे पड़े थे। मतलब कि उस खिड़की से बाहर जाना भारी पड़ सकता था। तभी मुझे याद आया कि इस घर में एक बालकनी है, अगर किसी तरह उस बालकनी तक पहुंच जाऊं तो शायद वहां से बाहर निकला जा सकता है। फिर जब मैंने अपनी नज़रें दौड़ाई तो मुझे उस घर में पहली मंजिल पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। फिर आखिर वो बालकनी जो मुझे दिखी थी उस तक कैसे जाता। फिर जब मेरा ध्यान उन 3 दरवाजों पर गया तो मुझे लगा कि हो ना हो इन 3 दरवाजे के पीछे ही वो सीढ़ी होंगी। तभी मैं पहले दरवाजे की तरफ बढ़ा जो घर के पश्चिम ओर था, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने पाया कि वो दरवाजा सीधे घर के बाहर की तरफ खुला। मैं तुरंत ही घर के बाहर आया और अपनी टैक्सी की तरफ भागा। टैक्सी में बैठते ही जब टैक्सी स्टार्ट करने की कोशिश की तो टैक्सी स्टार्ट ही नहीं हुई, और जब कई बार कोशिश करने के बाद भी टैक्सी स्टार्ट नहीं हुई तो मैं टैक्सी वहीं छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़ा। उस समय मैं इतना तेज़ दौड़ा कि कुछ ही देर में सेक्टर 3 से बाहर निकल आया। चूँकि रात काफ़ी पहले से ही हो चुकी थी और ऐसे में चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कि तभी फ़ोन की रिंग बजी, और जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरी बीवी थी जो पूछ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी मैंने सारी बात अपनी बीवी को बताई तो वो मेरे पास आने को कहने लगी। इस पर मैंने उसे आने को मना कर दिया। इस पर मेरी बीवी ने कहा कि वो मेरे दोस्त को भेज देगी, जिस पर मैंने उसे जगह का नाम बता दिया और फ़ोन रख दिया। मैं अभी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं दौड़ते सीधे एक लाल बत्ती पर रुका जहां पर एक चौराहा था, मगर वहां मुझे दूर दूर तक लोग कहीं भी नजर ही नहीं आ रहे थे और ना ही कोई गाड़ी वाहन भी। मैं हैरान था कि मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इसी बीच मेरी फ़ोन की रिंग फिर से बज उठी। फिर जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरा दोस्त राजीव था। राजीव पूछ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मैं चौराहे की लाल बत्ती पर हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि अरे यार मैं भी तो वहीं पर खड़ा हूँ, पर तू कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो मैंने उससे कहा कि अरे यार सही से देख, मैं यहीं खड़ा हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मैंने और राजीव ने एक दूसरे को देखने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, पर हम दोनों पता नहीं क्यों एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे। खैर इसी बीच मुझे ज़ोर से एक पत्थर आकर लगा जो मुझे लगकर सामने ही गिर गया। तभी मैंने ज़ोर से कहा कि अबे ये पत्थर किसने मारा है। तभी मुझे राजीव की आवाज़ सुनाई दी कि यह पत्थर उसने ही मारा है। मैंने तुरंत ही राजीव से कहा, देखा ना, मैंने कहा था ना कि मैं यहीं पर हूँ, और वो देख सामने वो पत्थर भी हिल रहा है जो तूने मारा था। राजीव ने मुझे हाँ कहते हुए कहा, फिर यार हम दोनों दिख क्यों नहीं रहे हैं। अब मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरी आंखों में आंसू तक आ गए। तो मैं वहीं बैठकर रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि मैं उस घर में गया ही क्यों था। मुझे रोता देख राजीव ने मुझे शांत किया और बोला, अच्छा ये बता तू गया कहाँ था। तो मैंने उस घर के साथ साथ अपने साथ हुई पूरी घटना बताई जहाँ पर मैं गया था। इस पर राजीव ने मुझे वापस से उसी घर में जाने को कहा और ये बोलकर वो भी घिटौनी सेक्टर 3 के पते पर निकल गया। फिर मैंने बिना देरी किए वहाँ से दौड़ लगाई ताकि मैं जल्दी से उस घर तक पहुँच जाऊँ। उस वक्त मुझे 1 मिनट भी घंटों के बराबर लग रहे थे। मैं दौड़ते दौड़ते 1-2 बार नीचे गिर भी गया था, जिस वजह से मेरे पैर में थोड़ी बहुत चोट भी आ गई थी। खैर मैं किसी तरह उस घर में पहुंचा और घर में पहुंचते ही मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली,
पर अब जिस दरवाजे से मैं अंदर घुसा था तो अब वो दरवाज़ा बंद हो गया था। तभी मुझे सामने 2 दरवाजे और दिखे, जिनमें से एक दरवाज़ा उसी वक्त खुला। और जब मैंने उस दरवाजे की ओर देखा तो मेरी नज़र सामने से आते हुए एक शख्स पर गई, जिसे देखकर मैं थोड़ा डर गया। मुझे लगा कि ये जो कोई भी है वो मुझे दिलीप की तरह कुछ कर ना दे। फिर जब वो शख्स मेरे सामने आया तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि ये तो कोई और नहीं बल्कि दिलीप ही है, जो एकदम से हाँफता हुआ घर के भीतर दाखिल हुआ। मुझे लग नहीं रहा था कि दिलीप अभी भी जिंदा है। दिलीप को जिंदा देखकर जहाँ मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था, तो वहीं अब मुझे चिंता इस बात की थी कि इस घर से हम बाहर कैसे निकले। दिलीप आते ही मेरे गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर मैंने किसी तरह उसे शांत किया और उससे बोला, अबे तू कहाँ चला गया था और ये तेरी ऐसी हालत कैसे हुई? तो उसने मुझे सारी घटना बताई। उसने कहा कि वो जब कमरे में घुसा था तभी उसे वो औरत उस दरवाजे से खींचते हुए ले गई और फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। ये मुझे पता ही नहीं, पर जब मैं वापस लौटकर आ रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया, जो मुझे एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ सिर्फ मुर्दे ही पड़े थे। और अजीब से दिखने वाले उन लोगों ने मुझे भी उन मुर्दों के बीच ले जाकर पटक दिया। मैंने उनसे बहुत बोला कि मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है, पर वो नहीं माने। मैंने उनके सामने भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मारा पीटा, पर जब वो मुझे पटक कर चले गए तो मैं किसी तरह बचते बचाते वहाँ से किसी तरह भागा। दिलीप की बातें सुनकर मुझे भी अब बहुत डर लग रहा था। बस हमें किसी भी तरह वहाँ से निकलना था। फिर हम दोनों उस दरवाजे को खोजने लगे जिस दरवाजे से हम पहली बार इस घर में घुसे थे। अभी हम उस दरवाजे को ही खोज रहे थे कि तभी घर में जोर की हवाएं चल पड़ी। हवा इतनी जोर की थी कि अब हम दोनों को संभलना भारी पड़ रहा था। तभी हमें लोगों की जोर की चीखें भी सुनाई देने लगी, जिनसे हमारे कान में अब दर्द होने लगा। ये सब होता देख अब हमारी हिम्मत टूटने लगी। वो चीखें लगातार बढ़ती जा रही थी। इससे पहले हमें कुछ होता कि इसी बीच वो दरवाज़ा खुल गया जिससे हम दोनों पहली बार अंदर आए थे। दरवाजे के खुलते ही हम दोनों एकदम से बाहर निकल गए और जैसे ही हम दोनों बाहर निकले तो सामने मेरे दोस्त राजीव था। राजीव को देखते मैं उसके गले से लिपट गया। राजीव ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, भाई सब ठीक है, परेशान मत हो। फिर हम तीनों जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर निकले तो हमें वहीं पर थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के मेन गेट पर एक गार्ड बैठा दिखा, जो बैठे बैठे बीड़ी फूंक रहा था। हम तुरंत उस गार्ड के पास गए तो गार्ड पहले तो हमें घूरने लगा। शायद उस गार्ड ने हमें देखते ही पहचान लिया था कि अभी अभी हम किसी मुसीबत से जूझ कर आए हैं। तभी उस गार्ड ने कहा, क्या हुआ भाई, तुम लोग इतने घबराए हो क्यों हो? तो इस पर हमने उस गार्ड को सारी बात बताई। तभी उस गार्ड ने उस बिल्डिंग पर एक नज़र मारी जहाँ से हम निकल कर आए थे। तो उस गार्ड ने कहा कि तुम किस्मत वाले हो जो बच गए। कहते जो भी उस घर में फंस जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। आगे उसने बताया कि उस लड़की ने अपनी तांत्रिक विद्या से हमारी जैसी अपनी एक अलग दुनिया बना ली है और उस लड़की को मरे कई साल हो गए हैं, पर आज भी वो कभी कभार देर रात हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाती है, जो लोगों को अपने चाल में फंसा के अपनी दुनिया में ले जाती है। पर वो लड़की कौन है और कैसे मरी, पूरी जानकारी तो मुझे नहीं मालूम। फिर दोस्तों ये सब जानकर हमें बहुत हैरानी हुई कि हमारी दुनिया में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनका अस्तित्व झुठलाया नहीं जा सकता। खैर उसके बाद हम तुरंत ही उस जगह से बाहर निकल आए और फिर कभी दोबारा मेरा उस घिटौनी की कॉलोनी जाना ही नहीं हुआ। अगर कुछ सवारी मिल भी जाती है तो मुझे वही लड़की याद आ जाती है और मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि उस लड़की की याद आते ही मेरे अंदर तक की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।